नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी सुगम सुबोध में स्वागत है। आज हम भाषा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उपस्थित हो रहे हैं, जो भाषा के सामान्य जानकारी के लिए और साथ ही साथ सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे और आशा है कि आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपका पहला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपका ऑप्शन पहला है हिंदी भाषा से, दूसरी अरबी भाषा, तीसरा तमिल भाषा, चौथा संस्कृत भाषा। इसमें आपका सही उत्तर होगा संस्कृत भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। आपका अगला प्रश्न संख्या 2 है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसमें आपका विकल्प है पहला भास, दूसरा भाख, तीसरा भाखा, चौथा भास। तो आपने पहले प्रश्न में देखा था कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला, अर्थात भास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न है, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नहीं, भास का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिससे भाषा शब्द बना है, उस भास का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका विकल्प पहला है लिखना, दूसरा विकल्प है संवहन करना, तीसरा विकल्प कहना या बोलना, चौथा विकल्प संग्रह करना। इसमें आपका सही उत्तर है कहना या बोलना, या आप कह सकते हैं या व्यक्त करना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, भाषा शब्द में किन दो क्रमशः प्रत्यय लगाने से भाषा शब्द बना है? यानी भाष जो शब्द है हमारा, इसमें दो प्रत्यय लगाए गए हैं, वो कौन से प्रत्यय हैं जिनसे हमारा भाषा शब्द बन जाता है? तो आपका सही उत्तर है अच प्रत्यय और टाप प्रत्यय। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न संख्या 5 है, भाषा शब्द किस लिंग का है? मतलब भाषा शब्द स्त्री लिंग है या पुरुष लिंग या नपुंसक? तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग। भाषा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग इसलिए है क्योंकि इसमें टाप प्रत्यय लगाया गया है। जिस भी अकारांत धातु के अंत में टाप प्रत्यय लग जाता है वह स्त्रीलिंग हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? इसमें पहला विकल्प आपका हिंदी भाषा, दूसरा संस्कृत, तीसरा तमिल, चौथा अरबी। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा। ये संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। चलते हैं अब अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। आपका प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में प्रसिद्ध पंक्ति व्यक्तावाची वर्णा येषां ता इमे व्यक्तवाच, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला विकल्प है महर्षि पाणिनि, विकल्प दूसरा भरत मुनि, तीसरा विकल्प महर्षि पतंजलि और चौथा विकल्प आपका यास्क मुनि। इसमें आपका सही उत्तर होगा महर्षि पतंजलि। इसका अर्थ बता दें, व्यक्तावाची वर्णा येषां ता इमे व्यक्तवाच, अर्थात जो वाणी में व्यक्त की जाती है उसे ही भाषा कहते हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि ने भाषा की परिभाषा कही है। चलते हैं प्रश्न नंबर अगला, यानी 8वां प्रश्न।
विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? आपका पहला ऑप्शन है पाली भाषा, या प्राकृतिक दूसरा है, तीसरा है अपभ्रंश, चौथा संस्कृत। दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ यानी पुस्तक ऋग्वेद को माना गया है और यह किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा। चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 9 की तरफ। आपका प्रश्न है भाषा के मुख्य तत्व मूल इकाई यानी जिससे भाषा की उत्पत्ति होती है वह किससे बना है? तो आपका पहला विकल्प चिन्ह है, दूसरा संकेत, तीसरा ध्वनि, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ध्वनि, क्योंकि ध्वनि से ही भाषा की उत्पत्ति होती है। ध्वनि से लिपि बनती है, लिपि से वर्ण बनते हैं, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य बनते। इस तरह से भाषा का जन्म होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है आपका, भाषा का मुख्य रूप होता है। आपका विकल्प पहला है शाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यानी भाषा किस रूप में होती है? शाब्दिक भी होती है और अशाब्दिक भी, मतलब शब्द में भी कह सकते हैं, अशब्द में अर्थात मौखिक रूप से या फिर सांकेतिक रूप से। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोनों, उपरोक्त दोनों, ये दोनों आपका सही है। प्रश्न संख्या 11, भाषा के अभिलक्षण है। तो इसमें आपका भाषा के अभिलक्षण बताना है। आपका विकल्प पहला है विस्थापन, पहला विकल्प है विस्थापन, दूसरा है दक्षता, तीसरा है लिपि चिन्ह और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका इसमें भाषा में विस्थापन भी होता है और भाषा में दक्षता भी रहती है, भाषा में लिपि चिन्हों का भी प्रयोग होता है। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, प्राचीन समय के भाषा विषयक विभिन्न अंगों के अध्ययन के लिए कौन से शब्द प्रचलित थे? प्राचीन समय यानी वैदिक समय में या वैदिक युग में भाषा के अध्ययन के लिए किन किन नाम से उन्हें शिक्षा शास्त्रों का अंग प्रसिद्ध था? तो आपका विकल्प है व्याकरण प्रतिशाख्य, दूसरा है शिक्षा निरुक्त, तीसरा है निरुक्त व्याकरण, चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भाषा व्याकरण में भी भाषा का अध्ययन होता है, प्रतिशाख्यों में भी, शिक्षा में भी और निरुक्त में भी भाषा का ही अध्ययन किया जाता है। आपका प्रश्न अगला है प्रश्न संख्या 13, भाषा संबंधित दृष्टिकोण नहीं है। आपका विकल्प पहला है सामाजिक दृष्टिकोण, दूसरा आर्थिक दृष्टिकोण, तीसरा सांस्कृतिक दृष्टिकोण, चौथा भौतिक दृष्टिकोण। यहाँ थोड़ा जो है टाइपिंग में त्रुटि हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ भौतिक रहेगा। तो आप इसमें से आपका सही उत्तर है आर्थिक दृष्टिकोण, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से कोई भाषा सीखी नहीं जाती, सामाजिक दृष्टिकोण से सीखी जाती है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और भौतिक या भौगोलिक दृष्टिकोण से सीखी जाती है। कोई भाषा इसलिए नहीं सीखते कि वो धन अर्जित करना चाहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है आपका, भाषा का संबंध होता है। भाषा का संबंध किससे होता है? गद्य से, पद्य से, व्याकरण से या उपरोक्त सभी।
तो इसमें आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। भाषा गद्य में भी होती है, भाषा पद्य में भी होती है, भाषा व्याकरण में भी होती है। भाषा का ही व्याकरण होता है। यह आपका उत्तर है उपरोक्त सभी, सभी में इसका संबंध है। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या आपका 15 है। भाषा प्रयोग में कुशलता का अर्थ है। आप भाषा में कब कुशल माने जाते हैं? इसमें कुशलता का अर्थ क्या है? सही तरह से पढ़ना, सही तरह से सुनना, सही तरह से बोलना, या फिर उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 है आपका। भाषा की उत्पत्ति पर विचार के लिए विद्वान ने या विद्वानों ने कौन सा मार्ग अपनाया है? आपका ऑप्शन है प्रत्यक्ष, परोक्ष, लौकिक, अलौकिक, अनुकरण, आवेग, संकेत या दैविक। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष वह मार्ग है जिसमें आदि भाषा से अब तक की भाषा की ओर अध्ययन किया जाता है, और परोक्ष वह मार्ग है जो आज की भाषा से को आधार बनाकर और उसके पीछे तक की भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरह। आपका प्रश्न संख्या 17 है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? आपका ऑप्शन है अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर। जो व्यवहार में आकर भाषा सीखी जाती है वह है अनुकरण पर, मतलब देखकर या उनके अनुसार चलकर। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण पर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या है? आपका विकल्प है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, दूसरा है शब्दकोश देखना, तीसरा पाठ्य पुस्तक यानी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, चौथा है समाज, सांस्कृतिक और परिवेश। यहाँ आपका कामा रहेगा, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा समाज। मनुष्य सबसे पहले समाज में और अपने परिवेश में और अपने संस्कृति के अनुसार ही भाषा का अर्थ गढ़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है। भारत के प्रसिद्ध, यहाँ भाषा रहेगा, छूट गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर भाषा, भारत के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं। आपका ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कामता प्रसाद गुरु। यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, यहाँ छोटा सा है प्रसाद में। और चौथा आपका भोलानाथ तिवारी। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा भोलानाथ तिवारी। ये सबसे प्रसिद्ध भारत के भाषा वैज्ञानिक थे, भाषा पर शोधकर्ता थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है हमारा। प्रसिद्ध पंक्ति ध्वनि यानी ध्वनियों के माध्यम से विचारों को व्यक्त करना ही भाषा है, या किसकी है? उपरोक्त पंक्ति जो है ध्वनियों के माध्यम से विचारों को व्यक्त करना ही भाषा है, ये एक प्रकार से भाषा की परिभाषा है, या किसने दी है, यह पंक्ति किसकी है? आपका विकल्प है कामता प्रसाद गुरु, दूसरा भोलानाथ तिवारी, तीसरा बाबूराम सक्सेना। यहाँ भी थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ राम रहेगा, बाबूराम सक्सेना। चौथा है आपका हेनरी स्वीट, जिसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी स्वीट, जो एक पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक रहे हैं।
आपका प्रश्न संख्या 21वां है, भाषा कैसी संपत्ति मानी जाती है, यानी भाषा किस प्रकार की संपत्ति मानी जाती है। तो ये आपका पहला विकल्प है पैतृक संपत्ति, दूसरा अर्जित संपत्ति, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो आपका इसमें सही उत्तर है अर्जित संपत्ति। भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, इसे ग्रहण किया जाता है, सीखा जाता है। आपका अगला प्रश्न संख्या 22 है, भाषा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, यानी भाषा कितने प्रकार की होती है। आपका विकल्प पहला है 2 प्रकार, दूसरा 3 प्रकार, चौथा 4 प्रकार, तीसरा 4 प्रकार और चौथा है 5 प्रकार। तो इसमें से आपका सही उत्तर है 3 प्रकार। भाषा का मुख्य रूप प्रकार माना गया है 3, मुख्यतः भाषा 3 ही प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 23 की तरफ। आपका 23वां प्रश्न है, भाषा किसका माध्यम है। भाषा किसका माध्यम है। आपका विकल्प है भाषा विचार विनिमय का माध्यम है, या विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है, तीसरा है दोनों, यानी उपरोक्त दोनों सही हैं, चौथा है कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है दोनों। भाषा से विचार विनिमय किया जाता है और भाषा जो है विचार अभिव्यक्ति का भी साधन है। आपका सी उत्तर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 है, भाषा की विशेषताएं हैं। आपका विकल्प है चारों में से कौन सी इसकी विशेषता है। पहला विकल्प है अनुकरण द्वारा अर्जित, दूसरा है गतिशील एवं परिवर्तनशील, तीसरा है विचारों से संबंधित होती है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, भाषा जो है अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है और यह गतिशील रहती है और परिवर्तनशील भी होती है, और भाषा जो है विचारों से बहुत गहरा संबंध रखती है। अर्थात आपका सबसे सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 है, भाषा के रूप हैं, यानी कौन कौन से भाषा के रूप होते हैं। आपका पहला विकल्प है बोली, दूसरा मातृभाषा, तीसरा मूल भाषा, चौथा है ये सभी। जो बोली होती है इसमें ना किसी न किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मातृभाषा भी किसी न किसी भाषा को ही कहा जाता है, और मूल भाषा भी एक भाषा होती है। ये सभी, अर्थात आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी ही भाषा के रूप होते हैं।